खबर उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। लोकमंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। सीधा रुख करते हैं खबरों की ओर। लखनऊ में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला करते हुए कहा है कि जनता के सवालों का जवाब अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं दे पाएगी तो इस बार प्रदेश की जनता भाजपा को हटाने के लिए तैयार है। बीजेपी कोई भी चेहरा लेकर आए, किसी के भी नेतृत्व में चुनाव लड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी को पहले अपने संकल्प पत्र को पढ़ना चाहिए। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए उन्होंने क्या किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि जिस प्रदेश में प्रधानमंत्री दिए हो, मुख्यमंत्री दिए हो, बड़े बड़े आयोजन किए हो, उस प्रदेश की सरकार को व्यापारियों के इन्वेस्टमेंट के लिए आयोजन किए हो, उनको बताना चाहिए कि व्यापारियों के लिए कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है। पेट्रोल डीजल महंगा हुआ है। भाजपा को बढ़ती हुई महंगाई पर जवाब देना चाहिए और अपने संविधान को पढ़ लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को पलट करके अपने संकल्प पत्र को देखना चाहिए और जनता को ये बताएं कि किसानों की आय दोगुनी करने के लिए क्या किया है। जो हमारा नौजवान बड़े पैमाने पे बेरोजगार है, नौकरी नहीं मिल रही है, आखिरकार उनके लिए क्या किया। इसी तरह लगातार डीजल पेट्रोल महंगा हुआ है। महंगाई कितनी ऊंचाइयों पे पहुंच गई। जिस प्रदेश ने प्रधानमंत्री दिया हो, जिस प्रदेश ने राष्ट्रपति दिया हो और बड़े बड़े आयोजन किए गए हों जिसमें कि व्यापार बढ़ाने का संकल्प लिया गया हो, तो आखिरकार इन्हें बताना चाहिए कि ज़मीन पर कितना पहुंचा है इन्वेस्टमेंट। तो ये तो वो सवाल हैं जो भारतीय जनता पार्टी को देना है। अगर इन सवालों के जवाब भारतीय जनता पार्टी पे नहीं हैं तो चेहरा ले आएँ, कोई भी नाम ले आएँ, कोई भी, जनता इस बार तैयार है भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए। तो खबर रामपुर से, जहां केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने योग किया है। योग दिवस पर केंद्रीय मंत्री नकवी ने कहा है कि वो प्रधानमंत्री मोदी को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने भारत की सैकड़ों साल पुराने इस गिफ्ट हैम्पर की पूरी दुनिया को कोने कोने में पहुंचाने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह मेड इन इंडिया गिफ्ट पूरी दुनिया की सेहतमंद जिंदगी की जमानत बनेगा और गारंटी भी बनेगा। इस दौरान नकवी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को सभी लोगों को शुभकामनाएं दी। योग दुनिया के लोगों की सेहत का एक मेड इन इंडिया नायाब गिफ्ट है और इस नायाब गिफ्ट ने दुनिया की सेहत को, दुनिया की सलामती को बहुत मजबूती दी है। और इस कोरोना काल में तो जहां एक तरफ मेडिसिन ने काम किया, वहीं दूसरी तरफ मेडिटेशन ने भी काम किया है। आज जो है वो पूरा दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं कि हमारे भारत की सैकड़ों साल पुरानी इस एक तरह से गिफ्ट हैम्पर को पूरी दुनिया को, दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगली खबर आगरा से है। लोकमंच न्यूज के संवाददाता मोहसिन खान ने सीईओ कोतवाली अर्चना सिंह से खास बातचीत की है। आपको बता दें कि सीईओ कोतवाली का कहना है कि उनके माता पिता का सपना था कि वो एक अधिकारी बने और समाज की सेवा करे। आप भी सुनिए ये बातचीत। एक आईएएस, आईपीएस, पीपीएस बनने के लिए इंसान को जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है। जब जाकर एक आईएएस, आईपीएस, पीसीएस बन पाता है। काफ़ी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है, काफ़ी परेशानियां भी आती हैं, काफ़ी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है। इसी को लेकर आज हमारे संग बात करने के लिए मौजूद हैं सीईओ कोतवाली अर्चना सिंह जी। हम इनसे बात करते हैं कि शुरू से लेकर सीईओ बनने तक का इनका कार्यकाल कैसा रहा, किन किन परेशानियों को उन्होंने सामना किया, क्या क्या चुनौतियाँ उनके सामने आई और किस फैमिली से बिलोंग करती हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका लोकमंच न्यूज़ में। धन्यवाद भैया। मैम, क्या क्या आपका कार्यकाल जो आप करा था शुरू से लेकर सीईओ बनने तक का, मैम क्या क्या परेशानी आपके सामने आई, किन चुनौतियों का आपने सामना किया जब जाके आप सीईओ बन गए? भाई साहब, संघर्ष तो हर आदमी को करना पड़ता है कुछ भी पाने के लिए। एक पूरी जर्नी होती है। लकीली मेरा सफ़र इतना मुश्किल नहीं था। मैं अयोध्या में मेरा जन्म हुआ। मेरी पढ़ाई फैज़ाबाद ज़िले में हुई और वहाँ से मैंने इंटरमीडिएट करने के बाद मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन के लिए गई। ग्रेजुएशन करने के दौरान ही जो है मेरी एक जॉब लग गई थी स्टैटिस्टिकल सर्वे में। उसके बाद फिर मैंने पीजी किया, रिसर्च किया और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में मैं लेक्चरर भी हो गई थी, इकोनॉमिक्स की असिस्टेंट प्रोफेसर। लेकिन भाग्य को मेरे लिए डेस्टिनी कुछ और लिखा हुआ था। उसी भी दौरान मेरा पीपीएस में सिलेक्शन हो गया। मेरे माता पिता की ख्वाहिश थी कि मैं प्रशासनिक सेवा में जाऊं, तो उनके सपनों को पूरा करने के लिए मैंने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की जॉब छोड़ करके
पीपीएस सर्विसेज ज्वाइन करी और 2012 में ट्रेनिंग हमारी स्टार्ट हुई। ट्रेनिंग के बाद फिर मेरी पोस्टिंग्स रहीं और अभी मैं आगरा में तैनात हूँ। इससे पहले मैं सीओ एतमादपुर के पद पे थी और वर्तमान में सीओ कोतवाली के पद पर। मैम खुशी की बात तो ये भी है कि आपके हस्बैंड भी जो है सीओ हैं। जी मैम किस तरीके से हम घर में आप टाइम वगैरह दे पाती हैं, आप जॉब भी करती हैं, बच्चों को किस तरीके से? देखा आपने हमारे संग मौजूद 3 सीओ कोतवाली अर्चना सिंह जी क्या कुछ कहा था, ये अपने अंदर पूरी काबिल तारीफ़ है। आगरा से लोकमंच न्यूज़ के लिए मोहसिन खान की रिपोर्ट। तो जहां एक और सरकार के द्वारा महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा को लेकर तमाम तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं जिससे महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त की जा सके, लेकिन जमीनी स्तर पर सारे अभियान चकनाचूर नजर आ रहे हैं। यही कारण है कि हर रोज महिला और बालिकाओं के साथ हो रही घटनाओं में लगाम नहीं लग पा रही है। आपको बता दें कि अलीगढ़ थाना जवा क्षेत्र में एक नाबालिग बालिका के 2.5 महीने से गायब होने के बाद भी पुलिस खाली हाथ ही नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि परिवार वाले अपने खेत पर काम करने के लिए गए हुए थे और घर पर नाबालिग अकेली थी। जब परिवार खेत से काम कर लौटा तो बेटी वहां पर घर में नहीं थी। घटना ये है कि हम 11 तारीख में करीब 9 या 10 के बीच में हम खेतों पर थे। यहाँ घर पर लड़की अकेली थी, खाना वाना बनाने के लिए हम घर पर छोड़ गए थे उसको। और 11 तारीख में ही करीब 10 बजे करीब लड़के आए 3, जिनका नाम मोइन, अजरुद्दीन और मुस्तकीम है। वो लोग लड़की को ले गए बहला फुसला करके और उसके बाद में हम चौकी गए। चौकी से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर हम थाने गए। थाने जाके हमने एफआईआर की। एफआईआर भी 12 तारीख में ली उन्होंने हमारी। फिर उसके बाद में हम गए 13 तारीख में नकल लेने के लिए। उन्होंने कहा लड़की लड़के वालों के पास, लड़की वालों के पास है, लड़कों पर नहीं है। एक दिन उन्होंने थाने में रखा ला करके, फिर पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो लड़के उन्होंने छोड़ दिए पुलिस ने। देखिए, थाना जवा में लगभग 2-2.5 महीने पहले एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था जिसमें एक नाबालिग लड़की एक व्यक्ति के साथ चली गई थी। इसमें हमारी टीमें गठित कर दी गई थी और तब से अभी हम तलाश कर रहे हैं। इसमें सर्विलांस का भी सहयोग दिया गया है, साइबर सेल भी इसमें काम कर रहा है। शीघ्र ही बच्ची को बरामद कर लिया जाएगा। तो अलीगढ़ के थाना गोंडा क्षेत्र के गांव तारापुरा के समीप कूड़ा नहर में गंगा दशहरी पर नहाने गए एक युवक के नहर में डूब जाने के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद मृतक के शव का पता नहीं चल पाया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से नहर में युवक की काफी तलाश भी की, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद तब जाकर गोताखोरों के द्वारा शव को बाहर निकाला गया। आज सुबह जो है गंगा दशहरा की वजह से ग्राम बड़ा गांव थाना लोधा से 3 लड़के तनुज, छोटू और शेखर स्नान करने के लिए आए थे, जिसमें तनुज जो है गहराई में चला गया और डूब गया है। उसके लिए प्रयास किया जा रहा है। स्थानीय स्तर पर जो है लोग प्रयास कर रहे हैं और पीएसी से गोताखोर बुलाए गए हैं। जल्दी ही प्रयास करके जो है डेड बॉडी निकाली। तो वहीं अमेठी में तेज रफ्तार पिकअप ने 2 अलग अलग बाइक सवारों को टक्कर मार दी, जिससे दोनों ही सीएसए जगदीशपुर में भर्ती कराया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल के लिए दोनों को रेफर कर दिया गया। आपको बता दें कि मामला जगदीशपुर थाना क्षेत्र के मधुपुर उमरपुर गांव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग का है। तो तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर से देखने को मिला है। पिकअप वैन ने 2 बाइक सवार को रौंद दिया। हालांकि दोनों की हालत काफ़ी गंभीर बनी हुई है। हालत गंभीर होने के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया। पिकअप ने 2 बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे दोनों ही गंभीर रूप से घायल हो गए। पूरा मामला यूपी के अमेठी से है। तेज रफ्तार पिकअप ने 2 अलग अलग बाइक सवार को रौंद दिया। दोनों को सीएससी जगदीशपुर में भर्ती कराया गया, लेकिन दोनों की स्थिति को देखते हुए दोनों को ही जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया। तो इस बीच बलरामपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पेड़ से टकराई बाइक सवार गंभीर रूप से बाइक सवार घायल हो गया। बाइक बारात में शामिल होने जा रहा था। बाइक सवार युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। तुलसीगुड़ गोसडी बोध इलाके का ये पूरा मामला है। तेज रफ्तार का कहर यहां भी देखने को मिला है। बलरामपुर में
पेड़ से बाइक टकरा गई, जिससे बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया है। बताया जा रहा है कि बारात में ये बाइक सवार शामिल होने के लिए जा रहा था, तभी बाइक हादसे का शिकार हो गई। युवक को हालांकि घायल अवस्था में जिला अस्पताल के अंदर भर्ती कराया गया। पेड़ से बाइक टकरा गई, बाइक सवार गंभीर रूप से घायल है। बारात में शामिल होने के लिए बाइक सवार जा रहा था। युवक को जिला अस्पताल के अंदर भर्ती कराया गया है। तुलसीपुर गौसरी बोध परिपथ मार्ग का ये पूरा मामला बताया गया। खबर चंदौली से है, जहां जिले के पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश की वजह से बांधों में पानी इकट्ठा हो गया है और अब ये पानी बांधों के ऊपर से भी गिरने लगा है। इस दृश्य को देखने के लिए बड़ी संख्या में आसपास के लोग बिहार राज्य से सैलानी पहाड़ी इलाके में पहुंच रहे हैं। यही नहीं, प्रकृति की इस नैसर्गिक सुंदरता को देखने के लिए लोग अपनी जान को जोखिम में भी डाल रहे हैं। 24 घंटे पहले ही मिर्जापुर के जमुआ बाजार इलाके का एक युवक इसी सुंदरता को देखने और लतीफा शाह डैम से गिर रहे पानी में नहाने के चक्कर में अपनी जान से हाथ धो बैठा। 12 घंटे के बाद कड़ी मशक्कत के बाद उसके शव को बाहर निकाला जा सका। घटना के बाद लतीफ शाह डैम पर चकिया कोतवाली पुलिस मुस्तैद दिखी है, लेकिन हद तो तब भी हो गई जब पुलिस के लाख समझाने के बावजूद भी लोग सुनने को तैयार नहीं है। तो पहाड़ों में हुई बारिश की वजह से गंगा में सिल्ट बढ़ गई है। सिल्ट बढ़ने के कारण केनाल को बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से नोएडा और गाजियाबाद में 21 जून की रात और 22 जून को पानी की सप्लाई 2 दिन के लिए बंद कर दी जाएगी। गाजियाबाद के इंदिरापुरम, वसुंधरा, वैशाली, कौशाम्बी व सिद्धार्थ विहार में जल सेवा बाधित रहेगी। गंगा जल परियोजना 2 दिन के लिए पानी की सप्लाई को बंद करेगा और 2 दिन के बाद दोबारा से पानी की सप्लाई चालू कर दी जाएगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे हमारे संवाददाता आकाश जुड़ गए हैं। आकाश, पहाड़ों में हुई तेज बारिश के कारण ही सिल्ट बढ़ी, 2 दिन के लिए पानी की सप्लाई बंद है। क्या स्थिति है इस वक्त, क्या हालात है, ज्यादा जानकारी बताएं आकाश। देखिए, हमारी बात हुई थी और उसमें बताया गया है कि 2 दिन तक पानी बंद कर दिया जाएगा। हरिद्वार से जो मैन इसका वो बंद कर दिया जाएगा और पानी की सप्लाई 2 दिन के लिए गाजियाबाद और गाजियाबाद के कुछ इलाके हैं जैसे कि वैशाली, वसुंधरा और कुछ इलाकों में पानी नहीं आएगा। इसके जो पानी अभी वहां से छोड़ा गया है वहां से बंद कर दिया गया। 48 घंटे के अंदर पानी यहाँ बंद हो जाएगा। जी, गर्मी जिस तरीके से बढ़ रही है, गर्मी के बावजूद अगर पानी इस तरीके से बंद हो जाएगा तो कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कत आएगी। जी आकाश, तमाम जानकारी के लिए बहरहाल आपका शुक्रिया। तो बता दें आपको कि पहाड़ों में हुई तेज बारिश के कारण गंगा नदी में सिल्ट बढ़ने के कारण 2 दिन के लिए नोएडा और गाजियाबाद के अंदर पानी की सप्लाई बंद कर दी गई है। ये सप्लाई आज रात से लेकर कल सुबह तक यानी 2 दिन तक पानी आएगा और 2 दिन के बाद पहले की तरह पानी की सप्लाई रूप से जारी रहेगी। जैसा कि सिंचाई विभाग द्वारा कल अवगत कराया गया है कि दिनांक 18 को अपर गंगा कैनाल में एक्सेस सिल्ट आ जाने की वजह से अपर गंगा कैनाल को हरिद्वार से बंद कर दिया गया है, जिसका प्रभाव हमारी वाटर सप्लाई पर भी पड़ सकता है।
आज सचिव अभियंता से बात हुई सिंचाई विभाग में, तो उनके द्वारा यह अवगत कराया गया कि संभवतः यह नहर कल प्रारंभ हो जाएगी, कल रात तक। तो इस जो हमारी 18 तारीख को कैनाल बंद हुई है, इसका असर हमारे प्लांट पे संभवतः आज रात या कल दिखाई देगा, और जो हमारी जलापूर्ति है वो 2 दिन के लिए बाधित रह सकती है। तो कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन लगाया गया था। लॉकडाउन में मॉल को बंद कर दिया गया था, लेकिन लॉकडाउन में मिली रियायत में मॉल को एक बार फिर से खोल दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे गाजियाबाद की। तो कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन लगाया गया था। लॉकडाउन में मॉल को पूरी तरीके से बंद किया गया था, लेकिन लॉकडाउन में मिली रियायत से एक बार फिर से मॉल को खोल दिया गया है। आपको बता दें कि गाजियाबाद के चौधरी मोड़ स्थित ओपलेंट मॉल को भी लोगों के लिए खोल दिया गया। मॉल में सभी दुकानें अब पहले की तरह ही खोल दी गई हैं। मॉल में सिनेप्लेक्स बंद है, जो आने वाले आदेश के बाद ही खोला जा सकेगा। मॉल में प्रवेश से पहले टेम्परेचर और ऑक्सीजन टेस्ट अनिवार्य है। सभी को मास्क लगाना भी जरूरी है, जिसके लिए मॉल का स्टाफ विशेष तौर पे ध्यान भी रख रहा है। तो आज से यूपी के अंदर सभी मॉल्स जो इतने दिनों से कोरोना कर्फ्यू लॉकडाउन के कारण बंद थे, सभी मॉल्स को खोला गया। आप अपने टीवी स्क्रीन पर यूपी के गाजियाबाद में बने ओपलैंड मॉल को देख रहे हैं। इस मॉल को पहले की तरह खोल दिया गया है, हालांकि कुछ प्रतिबंध जरूर लगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो लोग आएंगे उनके लिए अपना टेम्परेचर चेक करवाना अनिवार्य होगा। मास्क लगाना सभी लोगों के लिए अनिवार्य होगा। मॉल में चेकिंग को लेकर स्टाफ काफी मुस्तैद भी है। तो इस बीच ग्रेटर नोएडा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 25,000 का इनामी बदमाश साजिद के साथ पुलिस के मुठभेड़ हुई। दादरी मोहल्ला मेवाती यान का रहने वाला बताया जा रहा है ये शार्प शूटर। मौके पर एडिशनल डीसीपी समेत भारी पुलिस फोर्स मौजूद। बदमाश के पास से तमंचा, कारतूस और मोटरसाइकिल बरामद किया गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से आपकी टीवी स्क्रीन पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ देखने को मिली। 25,000 बदमाश को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बदमाश के पास से मोटरसाइकिल, कारतूस, पिस्टल बरामद किया है। दाढ़ा गोल चक्कर के पास बीटा 2 पुलिस चेकिंग कर रही थी। इसी चेकिंग के दौरान एक बदमाश आता हुआ दिखाई पड़ा मोटरसाइकिल पर। उसको रोकने का प्रयास किया गया, वो नहीं रुका। पुलिस पार्टी द्वारा उसका पीछा किया गया तो सर्विस रोड पर आ करके पुलिस पार्टी के ऊपर फायरिंग करने लगा। पुलिस पार्टी ने भी काउंटर एक्सचेंज में गोली चलाई, जिससे उसके पैर में गोली लगी है। उसको अस्पताल भेजा गया है। ये बदमाश साजिद, जो कि कस्बा दादरी का मेवातियान का रहने वाला है, ये शार्प शूटर है। ये हत्या के मुकदमे में, हत्या के प्रयास के मुकदमे में पूर्व में जेल जा चुका है। इससे गहन पूछताछ की जा रही है। अन्य भी जो घटनाएं होंगी उसके आधार पर इसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे यूपी के जालौन की। जालौन के उरई जिला अस्पताल में चिकित्सक की लापरवाही देखने को मिली है, जहां ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक की लापरवाही से 2 मासूम बच्चों की जान चली गई। भाई बहन की मौत के बाद परिजनों में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि भाई बहन के मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल के चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा भी किया। हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की तफ्तीश भी शुरू की। मिली जानकारी के मुताबिक उरई के गांधीनगर के रहने वाले पवन अपनी 6 वर्षीय पुत्री हिमा की हालत खराब होने पर इमरजेंसी में भर्ती कराने के लिए गए थे, लेकिन ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक के इलाज की लापरवाही की वजह से बच्ची की जान चली गई, जिसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया और अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक पर लापरवाही करने का आरोप भी लगाया। पवन का आरोप है कि चिकित्सक राहुल सचान ने सही इलाज नहीं किया और उसे जबरन बाहर निकाल दिया, जिसकी वजह से उनकी बेटी की जान चली गई। बिटिया पलटी 10 कर रही थी, हम 2:30 बजे 3 बजे यहाँ आ गए तो इन्हें डॉक्टर ने देखा कि लिटा दिया, भर्ती कर लिया। भर्ती करने के बाद इन्हें इंजेक्शन लगाया साहब,
इंजेक्शन लगा के बाद एक छोटी बड़ी बोतल लगाई, कहते आज 200 ml तक की हो जाए तो कब बंद कर देना। तो हमने बंद करी, डॉक्टर को बताया कि भैया वो खत्म हुई ना, छोटी बोतल लगाई। छोटा बोतल लगाने के लिए बाद इन्हें 4 गोली दी हमें। जब वो 4 गोली दी, 4 गोली के बाद इन्हें बाहर कर दिया, जाओ तुम्हारी बिटके सही होगी, ले जाओ घर। तो हमारा मन नहीं माना, इन्हें निकाल दिया, हम बाहर बैठे रहे साहब। बाहर बैठे बैठे फिर हमारी बिटके आँख फेरने लगी, हम दोबारा फिर आ गए बीच तक। तुम फिर आ गए, यहाँ से भाग जाओ, सही होगी तुम्हारी। डॉक्टर थे? राहुल डॉक्टर है ये? हाँ डॉक्टर कंप्यूटर राहुल नाम का था। तो जौनपुर जिले के सरपतहा थाना क्षेत्र के असत्था गांव में 21 वर्षीय उत्तम अग्रहरी योग में नित गए कीर्तिमान बना रहे हैं। उत्तम अग्रहरी अब तक 5 विश्व रिकॉर्ड भी बना चुके हैं, जबकि इस योग दिवस पर अयोध्या जिले के हनुमानगढ़ी में आयोजित कार्यक्रम में 9 और विश्व रिकॉर्ड बनाए गए। उत्तम हाथ के जरिए 1 मिनट में 100 मीटर चलते हैं। उत्तम हाथ के बल पर 1 किलोमीटर तक चलने का रिकॉर्ड बनाने में कड़ी मेहनत भी करते हैं। उत्तम बताते हैं कि पहले उन्हें क्रिकेटर बनने का शौक था, इसके लिए वो खूब मेहनत भी करते थे, लेकिन इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करने के बाद जब इलाहाबाद गए तब उन्होंने योग के बारे में थोड़ा गहराई से जाना और फिर क्रिकेट के अपने जुनून को उन्होंने योग की तरफ शिफ्ट कर दिया। मैं पिछले 3.5 साल से योग कर रहा हूँ और योग में अभी तक मैंने 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं, जिसमें गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड एंड यंग अचीवर बुक एंड नोबल बुक और नुमा बुक ऑफ इंडिया वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। इस योग दिवस में 9 और विश्व रिकॉर्ड बनाऊंगा और अपने प्रदेश का नाम योग में एक उच्च कीर्तिमान तक ले जाऊंगा। तो मिर्जापुर से बड़ी खबर, मिर्जापुर से आपको बता दें, जहां नारायणपुरी के रोपुरिया गांव में गंगा किनारे स्थित शमशान घाट पर धर्मराज यमराज की विशाल प्रतिमा का अनावरण वयोबंध चिकित्सक डॉक्टर जवाहर सिंह ने किया है। प्रतिमा स्थापना कार्य के संयोजक डॉक्टर प्रवीण सिंह ने कहा है कि सनातन धर्म की मान्यता के अनुसार धर्मराज यमराज प्रत्येक मनुष्य की मृत्यु के पश्चात उसके कर्म के अनुसार स्वर्ग अथवा नरक में भेजते हैं। काफी समय से यहाँ पर प्रतिमा स्थापना का विचार किया जा रहा था। जिले में धर्मराज यमराज की ये पहली प्रतिमा बताई जा रही है। इसकी लंबाई तकरीबन 5 फीट और चौड़ाई 2.5 फीट है। ये प्रतिमा सबके सहयोग से लगाया गया है। उर्मिला देवी पत्नी डॉक्टर जवाहर सिंह, राज गौरव सिंह, ई राज बहादुर सिंह के अलावा करीब 26 लोगों के सहयोग से इस प्रतिमा की स्थापना की जा सकी। पुरोहित रामचरित पाठक के विधिवत हवन पूजन के साथ प्रतिमा का अनावरण कराया गया। इस दौरान डॉक्टर प्रवीण पटेल, डॉक्टर अजीत सिंह, चंद्रप्रकाश सिंह, डॉक्टर CB तिवारी, रमेश सिंह, स्वामी संजय मिश्रा, मनोज के अलावा तमाम लोग भी यहाँ मौजूद दिखे। मसान घाट है जहाँ पे यमराज जी की मूर्ति का शिलान्यास हुआ है डॉक्टर प्रवीण जी चाचा जी के हाथों से और उनके पिताजी के हाथों से डॉक्टर जवाहिर सिंह के कर कमलों द्वारा। इस मूर्ति के लगने से यहाँ पे मृत्यु द्वार का ये रास्ता है जो यहाँ पे जितने भी घाट पे आते हैं पार्थिव शरीर लेकर उससे यहाँ दर्शन हो जाएगी यमराज जी की। तो समाज के लिए सबसे बड़ा काम है कि यमराज जी का मूर्ति आज तक हमें लगता है कि कहीं भी किसी घाट पे नहीं लगा है और ये इसलिए भी लगा है कि जितनी आत्माएं यहाँ भटक रही हैं उन आत्माओं को ले जाने के लिए श्रद्धा के साथ यमराज जी का यहाँ स्थापना कर दिया गया है। कोई आत्मा यहाँ न भटके, सब आत्माएं ऊपर ये अपने आप लेकर के चली जाए और लोगों की एक श्रद्धा भाव इनके प्रति जमा है। देश इसी विचार में आया, मन में आया कि यहाँ पे ज़्यादा लाशें जल रही हैं तो थोड़ा सा समाज कल्याण के लिए थोड़ा सा माहौल ठंडा रहे, यम जी को यहाँ स्थापित कर दे। विचार आया बहुत पहले, 5-6 महीना पहले विचार आया, उसको क्रियान्वित हम और इंजीनियर बड़े भाई इंजीनियर श्री राज बहादुर जी ने दोनों लोग मिल के अपना उसको क्रियान्वित किया। इसमें 26 लोग सहयोग दिए, दानदाता लोग हैं, 26 में हम भी हैं। तो उसके सहयोग से जन कल्याण के और कुछ लोग दान नहीं दिए, उनका भी शारीरिक श्रम रहा है, सबके सहयोग से बन गया है और इसमें 370 के आसपास अभी कलेक्शन हुआ है।
तो कोरोना काल के बीच आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर देश के बच्चे आने वाली कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने के लिए तैयार हैं। मुरादाबाद में दिल्ली रोड स्थित एक योग क्लास में योगासन कर रहे बच्चे किसी भी परिस्थिति से लड़ने के लिए आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं। ये बच्चे सीधे तौर पर देश के सभी बच्चों को एक सकारात्मक संदेश भी दे रहे हैं कि केवल योग ही ऐसा माध्यम है जिससे कोरोना जैसी बीमारी को दूर भगाया जा सकता है। इस बार के योगा दिवस पर महिलाओं की संख्या भी अधिक है क्योंकि पिछले 1 साल से कोरोना संक्रमण के चलते योग ने मानसिक और शारीरिक बीमारियों से निजात दिलाने में खासी भूमिका भी निभाई है। फिर आज हम आप सबकी रसोई व पतंजलि परिवार के तत्वाधान में इंटरनेशनल योग दिवस को मना रहे हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बच्चे और महिलाएं बहुत बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं क्योंकि आप देख रहे हैं कोरोना इतना फैल चुका है, महामारी अभी सुनने में आ रहा है कि तीसरी लहर आने वाली है। तो हम काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को योग और प्राणायाम के प्रति जागरूक किया जाए और अब हम लोग कर भी रहे हैं, ऑनलाइन के माध्यम से भी कर रहे हैं, कॉलेज स्कूलों में भी कर रहे हैं। तो सभी लोग बहुत अच्छे से योग सीख रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, स्वदेशी को अपना रहे हैं, काढ़ों को पी रहे हैं क्योंकि वो सुरक्षित। तो मुरादाबाद शहर में 3 दिन हुई मूसलाधार बारिश और पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश के चलते रामगंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके चलते मुरादाबाद शहर के सिविल लाइन क्षेत्र जिगर कॉलोनी के निकट रामगंगा नदी पर बनाए गए लकड़ी का अस्थायी पुल जिसके माध्यम से लोग रामगंगा के उस पार जाते थे, ये पुल भी रामगंगा में बढ़े जलस्तर की भेंट चढ़ गया। रामगंगा नदी के पार चारा लेने जाने वाले लोग रामगंगा नदी पर जलस्तर बढ़ने के लिए अपनी जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। रामगंगा का जलस्तर बढ़ने के बावजूद बैलगाड़ी से चारा लाकर ना अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं बल्कि बेजुबानों की भी जान ये लोग जोखिम में डाल रहे हैं। रामगंगा नदी पार खेती करने वाले लोगों के लिए 2 नाव रामगंगा नदी पार करने के लिए शुरू हो गई है, जिनका सहारा अब लोग लेने लगे हैं। कई बार लोग अब भी नदी को बैलगाड़ी से पार कर अपनी और बेजुबानों की जान को जोखिम में डालते हैं। हम मतलब हमारा पुल बह चुका है, एक हम निकाल चुके हैं, जो बात है वो बताएंगे। तो अब लोग काय का सहारा ले रहे हैं आने जाने के लिए? नाव का सहारा ले रहे हैं। अब नाव चल रही साहब, 2 नाव चल रही आगे पीछे। तो क्या मानती है ये 2 दिन लगातार बारिश हुई है उससे पानी बढ़ा है? हाँ 2 दिन बारिश हुई तगड़ी, उससे पानी बढ़ा है और हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है। तो मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के कोतमा में निजी क्लिनिक के डॉक्टर का एक क्लिनिक सील कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक कोतमा क्षेत्र के वार्ड नंबर 5 निवासी लक्की द्विवेदी का इलाज डॉक्टर राजपूत ने किया था। डॉक्टर ने कोरोना के सभी लक्षण होने के बाद टाइफाइड बताकर युवक का इलाज शुरू कर दिया था। युवक की हालत बिगड़ी और उसे शहडोल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान युवक की जान चली गई। मरने से पहले युवक ने अपना एक वीडियो भी बनाया था जिसमें उसने अपनी तबीयत बिगड़ने का आरोप डॉक्टर अशोक राजपूत पर लगाया था। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसके बाद नगर और क्षेत्र में भारी आक्रोश भी देखने को मिला। इसी शिकायती पर स्थानीय प्रशासन सहित जिला कलेक्टर ने क्लिनिक को सील कर दिया। मेरे पास मुख्य शिक्षा शासक अधिकारी का फोन आया, उनके द्वारा किया गया कि आपके यहाँ डॉक्टर अशोक राजपूत है, उनसे संबंधित कुछ घटना हुई है, उनको जाकर उसको सील करना। और एक वीडियो वायरल भी सोशल मीडिया में था, उससे संबंधित मेरे को जहाँ तक समय लगता है सबके पास कहीं ना कहीं भी। तो खबर उन्नाव से, जहां रात में गश्त के दौरान पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में पुलिस ने एक गौ तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। मिली जानकारी के मुताबिक कोतवाली बांगरमऊ क्षेत्र के अतरधानी गांव के पास गश्त के दौरान पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ उस वक्त शुरू हुई जब गौ तस्करों ने पुलिस वालों पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक गौ तस्कर घायल हो गया, जबकि 3 गौ तस्कर मौके का फायदा उठाने कर भागने में कामयाब रहे। पुलिस ने घायल गौ तस्कर को तमंचे के साथ गिरफ्तार कर लिया और घायल बदमाश को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस फरार बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। अयोध्या की रुदौली तहसील में सरयू नदी का जलस्तर बढ़ने से किसानों की हजारों बीघा धान गन्ना की फसल जलमग्न हो गई है। आपको बता दें कि फसल में पानी में डूब जाने से किसान काफी चिंतित है। किसानों का कहना है कि गेहूं की फसल बेमौसम बारिश और आंधी से बर्बाद हो गई थी। अब धान की फसल पर बाढ़ का कहर देखने को मिला। ऐसे में परिवार के भरण पोषण की समस्या भी पैदा हो गई। बारिश की वजह से सरयू नदी का जलस्तर काफी तेजी से बढ़ा, जिससे कैथी, मगहू, पूर्वा, सुल्लाहपुर, अबूपुरी सहित दर्जनों गांव बाढ़ का खतरा इन पर मंडाने लगा है। एसडीएम विपिन कुमार सिंह ने कहा है कि अभी बाढ़ का कोई खतरा नहीं है। हमारे सभी गाँव में जो निवासी हैं तब स्थिति बन गई है कि कोई बाढ़ जब खतरे के निशान से ऊपर आएगी नदी, उनको विस्थापित करना होगा, उनको राहत बांटना होगा। 760 परिवार हमारे 8 या 9 गाँव में हैं, उनको हम सहायता बांटते हैं हर साल। उन्हीं की सूची तैयार है। 9 नाव पिछले साल लगी थी, नाव सूची तैयार है। इस समय 2 नाव कैथी माझा वालों में लगा दी गई है। और खतरे के निशान से नदी 50 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर नीचे बढ़ रही है। जब खतरे के निशान से आगे जाएगी, हमारी और बाकी नावें दोनों हैं उनको लगा दी जाएगी हमेशा सुविधा के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बुलंदशहर की, जहां कंकोड़ थाना क्षेत्र में पति पत्नी के विवाद की सूचना पर पहुंचे हेड कांस्टेबल पर एक महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है। पीड़ित महिला ने अपनी सास पर साजिश के तहत आरोप लगाते हुए कहा कि उसकी सास पति ने हेड कांस्टेबल के साथ मिलकर उसके साथ दुष्कर्म जैसी घिनौनी घटना को अंजाम दिया। पीड़ित महिला ने हेड कांस्टेबल के खिलाफ थाने में तहरीर देकर मुकदमा भी दर्ज कराया। जब पूरा मामला पुलिस के उच्च अधिकारियों के समक्ष पहुंचा तो अधिकारियों ने पूरे मामले की जांच कराई और जांच में पीड़िता ने आरोपी हेड कांस्टेबल की एक ऑडियो क्लिप भी उपलब्ध कराई। आला अधिकारियों की शुरुआती जांच में आरोप सही पाए जाने पर हेड कांस्टेबल और पीड़िता की सास को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया और साथ ही पुलिस पीड़िता के पति की भी अब तलाश कर रही है। कल रात को 11 बजे ये ठाकुर ये जो पुलिस वाले घर में आए, मेरी सास ने गेट खोला तो एकदम मुझे ऊपर से उठाया, मुझे मारा भी है दोनों पुलिस वालों ने और मुझे अंदर ले गए। इसी थाने के पुलिस वाले हैं? हाँ, इसी थाने के पुलिस वाले, कंकोड़ थाना है। क्या नाम है? नाम कुछ पता है? राठौर तबारी है। राठौर तबारी। हाँ, आपके संग मेरे साथ रेप करा है इन लोगों ने। मैं निकलने की कोशिश कर रही थी, बचने की बहुत कोशिश करी मैंने तो मेरी सौतन ने अब मेरे आदमी ने मेरे हाथ पैर पकड़ रखे थे और ये राठौर तरावी ने इसने खूब मारा पीटा, खूब मेरा रेप करा था। कस्बा कंकोड़ में एक महिला के द्वारा जो शादीशुदा है अपने पति और सास तथा अपनी सौतन के साथ पुलिस के हेड कांस्टेबल के संबंध में एक तहरीर थाने को दी गई, जिसमें इनके द्वारा रेप करने और अन्य उसके परिवारीजनों द्वारा सहयोग करने की बात लिखी गई थी। प्रकरण की गहनतापूर्वक प्राथमिक जांच तत्काल सूचना प्राप्त होते ही कराई गई। एसपी सिटी और क्षेत्राधिकारी सिकंदराबाद ने जांच करके पाया कि रात के समय लगभग 11 बजे वो हेड कांस्टेबल पति पत्नी के उस विवाद में उनके यहाँ गया था, जहाँ पर इसकी पीड़िता की सास के द्वारा इन्हें चाय पिलाई जाती है और हेड कांस्टेबल उस पीड़िता के साथ ऊपर कमरे में लगभग 1 घंटे के आसपास रहता है। जो हेड कांस्टेबल नामित किया गया था, इसका व्यवहार आचरण अत्यंत अमर्यादित था और अश्लीलतापूर्ण भाषा में बात कर रहा था। तो इन तमाम तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अभियोग पंजीकृत कराया गया है और इस हेड कांस्टेबल यशवंत राठौर और उस महिला की सास को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।